हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है वाटर। आपके ज्योग्राफी में है। तो बेटा आज इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या, जितने भी सारे आपके वाटर चैप्टर में इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर ही, उसको हम समराइज कर देंगे। एंड में आपको एक चीट शीट मिल जाएगी, जल्दी जल्दी से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, सबसे पहले वाटर है, तो पहले वाटर है क्या। तो बेटा देखो, हमारी अर्थ की जो सरफेस है उस पर 3/4 एरिया पे क्या है, वाटर है। 1/4 एरिया पे ही लैंड है। तो बेटा इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलने के पीछे एक रीजन यही है। अब बेटा अर्थ पे वाटर जो है वो मूव करता कैसे रहता है। ठीक है, एक वाटर की साइकिल चलती है। वो साइकिल क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, पहले फोटो में देखेंगे, हम लोग पिक्टोग्राफिकली देखेंगे। तो देखो बेटा होता क्या है, हमारी वाटर बॉडीज है, जैसे कि आपके लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, ओशियन हो गया। अब बेटा वहां से पानी जब सन की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, भाप बनता है, वाटर की गैस बनेगी, वाटर वेपर बनेगा। वाटर वेपर क्या है, एक गैस का फॉर्मेट है ना। तो देखो बेटा इवापोरेशन में क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है जो कि इधर है, वाटर इस जो आपके वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वाटर वेपर में। क्यों, क्योंकि सन की धूप पड़ रही है। ठीक है, कोई भी चीज जब आप गर्म करते हो, जब उसको बहुत उबालते हो तो वो भाप बन जाती है, गैस फॉर्मेट ले लेती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो बेटा वाटर का क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। अब ये वाटर वेपर बनता हुआ जाता कहां पर है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। अब बेटा ये जब बहुत सारा वाटर वेपर इकट्ठा हो जाए, ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे तो सन की गर्मी लग रही थी तो ये भाप बन रहा था। ठीक है, ऊपर जाएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा ना, क्योंकि सन की धूप तो नीचे पड़ रही है। तो ऊपर जैसे जैसे जाएगा बेटा ये ठंडा होता जाएगा। अब क्योंकि ये ठंडा होता जा रहा है, तो जैसे आपका पानी होता है, आप जब वो ठंडा होता जाता है तो वो क्या किस में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है। वैसे ही बेटा यहाँ पे जो गैस है ये धीरे धीरे वापस किस में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएंगी। कैसे, ऊपर जाते टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, आपकी वाटर वेपर जो बनी हुई है वो वापस किस में बन रही है, वाटर वेपर जो है वो वापस पानी के फॉर्म में आ रही है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब बेटा ऊपर जाके ये वाटर ड्रॉपलेट जो है इकट्ठी होके क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है। अब ये क्लाउड्स भी कभी कभी भारी हो जाता है, जैसे कभी कभी हम जब बहुत उल्टा सीधा खा लेते हैं पेट में हमारे गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही क्लाउड्स में भी जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाएगी तो फिर बेटा क्या होगा, फिर होगी बारिश। यानी कि अब ये जो बादलों से पानी है ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिनको हम रेन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर स्नोफॉल होगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब टेम्परेचर कम है तो, ठीक है, अगर कहीं पे टेम्परेचर कम है तो वहां पे स्नोफॉल होगा। बारिश तो हमने सुना ही है, कई बार ओले भी गिरते हैं, है ना। तो बेटा ये सारे जो फॉर्म है जिसमें से बादलों में से नीचे धरती पे या तो पानी गिर रहा है या स्नो गिर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ आपकी बारिश ही नहीं है, आपका स्नो भी हो जाएगा, कई बार आपका हेल स्टॉर्म जिसको हम ओले बोलते हैं वो भी हो जाएगा। तो बेटा बादलों से जिस फॉर्म में भी गिर रहे हैं वो क्या है, प्रेसिपिटेशन है। अब ये गिर के कहां जाएंगे, वापस समुद्र में इकट्ठे हो जाएंगे, वापस वाटर बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, फिर इनकी भाप बनेगी, फिर कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश होगी। तो बेटा ये साइकिल जो है, ये चक्री जो है, ये गोल 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 चलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। सन की हीट से क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन होगा वाटर वेपर का। ठीक है, हाँ, वाटर वेपर, फिर क्या होगा बेटा, जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा ये कंडेंस हो जाएगा वापस और क्या बना देगा, बादल, जिसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट है। अब बेटा ये वापस धरती पे गिरेगा किसके फॉर्म में, या तो रेन के फॉर्म में, या फिर स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में। ठीक है, स्लीट क्या है, बेसिकली आपकी बर्फ की ही लंबी लंबी सी परतें, है ना, तो इस फॉर्म में गिरेगा। अब बेटा ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अपने फॉर्म चेंज करते करते सर्कुलेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो इसको आपको
क्या रखना है, याद रखना है। फोटो से, डायग्राम से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वाटर साइकिल क्या है, ठीक है। तो वाटर साइकिल के बाद अब बेटा हम जान लेते हैं कि हमारे अर्थ में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब कि पानी तो है, 3/4 वाटर अर्थ पे है, पर कैसा पानी है, कहाँ कहाँ पर है, वो भी तो जानना पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे ओशियन में बेटा 97.3% पानी है। तो ये कैसा पानी है, खारा पानी है। क्या हम इसको पी सकते हैं, नहीं, सैलाइन वाटर हम यूज नहीं कर सकते। तो बेटा पानी तो बहुत है अर्थ पे, पर कैसा है, खारा पानी है, हमारे यूज का नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थ पे पानी की शॉर्टेज है। आपने सुना होगा ना, अर्थ में पानी की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि बेटा फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास। फ्रेश वाटर कितना है, लगभग 2.7% के आसपास है, ठीक है, 2.7% के आसपास है फ्रेश वाटर। उसमें भी बेटा कुछ जो है आइस कैप्स में, आइस कैप का क्या मतलब है, यानी कि जो पहाड़ पे बर्फें जमी हुई है, ग्लेशियर जमे हुए हैं, ठीक है, ठंडे इलाकों में जो आइस की परतें जमी हुई है उस पे है। फिर बेटा ग्राउंड वाटर में है कुछ, ग्राउंड वाटर यानी कि हमारे अर्थ के नीचे, जमीन पे भी नीचे पानी है, वो है। फिर बेटा लेक्स में है पानी, ठीक है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के फॉर्म में भी कुछ पानी प्रेजेंट है। और लास्ट में बेटा जो सबसे कम पानी है वो कहां पर है, रिवर्स में है। हमें जनरली क्या लगता है कि रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा है, फ्रेश वाटर नहीं। फ्रेश वाटर अगर सबसे कम है बेटा तो वो रिवर्स में ही है। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थ पे पानी तो है, पर ज्यादा कहां पर है, सैलाइन वाटर है, ओशन में है, ठीक है। Many countries are facing water scarcity due to this fact। इसी फैक्ट की वजह से कि 2.7% जो पानी है वो ही फ्रेश वाटर है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज क्या फेस कर रही है बेटा, वाटर स्कैरसिटी फेस कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर यानी फ्रेश वाटर जो है उसकी तंगी है, उसकी कमी है। अब बेटा आगे, ठीक है, मूवमेंट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आपके चैप्टर का, वो बात करता है कि पानी जो है, ठीक है, पानी जो समुद्र में प्रेजेंट है, ओशन में पानी जो प्रेजेंट है, वो क्या स्टेबल रहता है, क्या वो स्थिर है, नहीं। पानी क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। आप जब ड्राइंग बनाते हो पानी की, कैसी ड्राइंग बनाते हो, ऐसा पानी बनाते हो ना। हम डांस में भी ऐसा स्टेप करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा पानी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ठीक है। अनलाइक काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर जो है वो मूव करता रहता है। यहाँ मैंने बात किसकी की है, समुद्र के पानी की। आपके तालाबों में तो पानी स्ट्रेट है, स्ट्रेट है मतलब स्थिर है, पर आपके जो समुद्र में पानी है वो कैसा करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। अब मूवमेंट बेटा कौन कौन सी तरीके की होती है, 3 तरीके की। एक है वेव्स, दूसरी है टाइड्स और तीसरी है करंट्स। अब तीनों में क्या फर्क है हम जान लेते हैं, तीनों किस तरीके की मूवमेंट है हम जान लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली मूवमेंट कौन सी है, सबसे पहली मूवमेंट है वेव्स। आपको अब फोटो में दिख रहा होगा, देखो मूव कर रही है, धीरे धीरे पानी का साइज देखो बढ़ रहा है। देखो उठा उठा उठा, मूव किया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर उठा, दिख रहा है, सबको दिखा होगा। अब बेटा यहां जान लेते हैं, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively they are called waves। इसका क्या मतलब है, देखो एक बार पानी उठा, ठीक है, एक बार पानी उठा फिर बैठा, फिर उठा फिर बैठा, तो एक बार उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेव्स बनती कैसे है, तो बेटा वेव्स बनती है विंड के मूवमेंट से। यानी कि जब समुद्र के पास बहुत तेज हवा चलती है तब बेटा आपके वेव्स बनती है। तो ये पानी जो है ये एक्चुअल में ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो वेव्स किसकी वजह से बनती है बेटा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड, मूवमेंट ऑफ विंड, हवा के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। पानी जो है उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा। अब बेटा An earthquake or volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal wave may be formed, which is called tsunami. अब बेटा ये तो बात हो गई कि नॉर्मल मूवमेंट ऑफ विंड की वजह से नॉर्मल वेव्स चलती रहती है। कहीं बार क्या होता है, अर्थ पे किसी डिजास्टर आने की वजह से, जैसे कि कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक क्यों आता है बेटा, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो लैंड है, ठीक है, कई बार उसमें क्या आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट यानी दरारें आ जाती है, फिजर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम से
स्टेबिलिटी जो है अर्थ की बिगड़ती है, वाइब्रेशंस होते हैं और बिल्डिंगें गिरती है, नुकसान होता है, वो सब आपको पता है। अब बेटा पर उससे नुकसान क्या होता है, कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक कहीं पे आने की वजह से जो पानी है, ठीक है, हमारा जो वाटर है उस पर भी असर देखने को मिलता है। क्यों? अब आपके दिमाग में और होगा मैम ऐसा क्यों होता है, तो बेटा समुद्र के नीचे भी तो लैंड है, समुद्र जो है उसके नीचे भी जमीन है, उसके नीचे भी लैंड है, ठीक है, और सारा लैंड जो है अगर हम देखें आसपास का, वो कॉन्टिनेंट से समुद्र वाला लैंड भी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। समुद्र के नीचे जाओगे तो वहां पे भी लैंड है। अब बेटा समुद्र के नीचे लैंड है, उस लैंड पे सोचो अर्थक्वेक आ गया, यानी कि जो लैंड है उसमें कुछ दरारें आ गई, दरारें आने की वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुए। अब बेटा वो वाइब्रेशन जब अर्थक्वेक आया है तो उसका असर आपको पानी पे भी देखने को मिलेगा जो ऊपर है, और वो पानी किसका रूप ले लेगी बेटा, एक बहुत बड़ी वेव का रूप ले लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो बेटा सुनामी नॉर्मल वेव नहीं है, जब वेव्स की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पूरा टाउन जो है उसको भी कवर कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनामी जो है बेटा, सबसे ज्यादा खतरनाक सुनामी जिसको हम याद करते हैं, अच्छे वे में नहीं बुरे वे में, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफे हुआ था उस टाइम पे, तो बेटा वो कब है, दिसंबर 2004 की सुनामी है, ठीक है। इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है वो भी पूरा उस सुनामी के तहत डूब गया था। तो बेटा ये सबसे खतरनाक सुनामी आई है एशिया वाले रीजन में 2004 की, ठीक है। जापान में तो आए दिन आती रहती है सुनामी। तो सुनामी क्यों आती है बेटा, नीचे लैंड है उस पर कई बार अर्थक्वेक या कई बार लैंड में क्रैक या दरारें आने की वजह से आती है, ठीक है। तो आपको ये चीज भी क्या रखनी है, याद रखनी है। अब बेटा दूसरा मूवमेंट है वो कौन सा है, टाइड्स। अब टाइड का क्या मतलब है, अब आप कहोगे मैम कि वेव में भी ऊपर नीचे हो रहा है, टाइड में भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो बेटा फर्क है। क्या फर्क है, देखो वेव्स हो रही थी किसके वजह से, विंड की मूवमेंट की वजह से। टाइड होने के पीछे हो रहा तो मूवमेंट यहाँ पे भी पानी का है, पर इसके पीछे कॉज जो है, मतलब कि इसके पीछे रीजन जो है वो अलग है। क्या रीजन है बेटा, तो देखो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के पास में खुद की सैटेलाइट यानी कि मून भी है, और हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर भी घूम रहा है। तो बेटा अर्थ पे फोर्स लगाएंगे, कौन लगाएंगे, कुछ फोर्स सन लगाएगा और कुछ फोर्स मून भी लगाएगा। तो बेटा ये फोर्स की वजह से अर्थ पे जो चीज देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, टाइड। तो टाइड के पीछे रीजन क्या है, पहले तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, ठीक है। अब ये जो टाइड है ये किसके द्वारा कॉज की गई है, कॉज्ड बाय, अगर मुझे लिखना हो मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल। इसका क्या मतलब है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, सन और मून दोनों ही अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहे, उसकी वजह से बेटा जो फिनोमिना अर्थ पे देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, टाइड। अब बेटा टाइड जो है एक और वेव से कैसे अलग है, ये रिदमिक है। रिदमिक का क्या मतलब है, इसका टाइम फिक्स है। कैसे फिक्स है, राइज एंड फॉल जो होता है वो मेनली ट्वाइस इन अ डे होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की टाइड्स होती है, पर अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो कि इसमें आपको रिदमिसिटी देखने को मिलेगी। रिदमिसिटी का क्या मतलब है बेटा, कि इसका पैटर्न जो है वो आपको फिक्स देखने को मिलेगा, कि दिन में टाइड जो है वो दो बार देखने को मिल रही है, एक बार हाई टाइड, लो टाइड। तो बेटा इसका टाइम जो है वो क्या है, मेजरली फिक्स है। वेव्स का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वेव्स का कोई मूवमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है। और वेव्स हो रही किसके वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से। टाइड किसके वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल पुल, जो कि कौन लगा रहा है, सन और मून दोनों लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी। अब बेटा दो तरीके की टाइड्स है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, इस पे हम आएंगे। पहले इस पे देख लेते हैं कि टाइड्स जो है, ठीक है, ट्वाइस इन अ डे होती है। अब बेटा हाई टाइड का क्या मतलब है, जब पानी बिल्कुल शोर के हाईएस्ट लेवल पे हो, यानी कि अगर आप फोटो में देखोगे तो देखो ये आपका शोर है, शोर यानी कि जहां पे लोग खड़े रहेंगे, जो लैंड है, जो ओशियन के पास वाला लैंड है। बेटा जब इसकी हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच जाए टाइड, है ना, यहाँ पे देखो तो ये हाई टाइड है। और जब ये एकदम लोएस्ट लिमिट पे, कि इससे नीचे तो पानी जा ही नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे, लो टाइड कहेंगे, ठीक है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। तो बेटा हाई टाइड कब है, जब वो पानी जो है शोर के एकदम पास में अपने हाईएस्ट लेवल पे, लो का मतलब है जब पानी जो है अपने लोएस्ट लेवल पे।
अब बेटा स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होती है हम समझते हैं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दो तरीके की टाइड्स है जिसमें हमको देखने को मिलेगा। तो देखो बेटा स्प्रिंग टाइड में होता क्या है, ठीक है, हमको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है, ये बात तो सबको पता होगी, पता है कि नहीं पता है, पता है ना, ठीक है। अब बेटा देखो मून जो है जब घूम रहा है तो यहां पर न्यू मून देखने को मिलेगा, यहां पर फुल मून देखने को मिलेगा। न्यू मून का क्या मतलब है, अमावस की रात, फुल मून का क्या मतलब है, पूर्णिमा। अब बेटा ये जो न्यू मून और फुल मून वाली रात है, इस टाइम पे देखो मून की पोजीशन देखो, यहाँ पे अर्थ है, इसके स्ट्रेट लाइन में ही मून है और इसी के स्ट्रेट लाइन में सन है। तो बेटा जब अर्थ, मून और सन तीनों स्ट्रेट लाइन में हो तो कैसी देखने को मिलेगी आपको, स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेगी। तो यही बोल रहा है कि फुल मून और न्यू मून के दिन क्या होता है, सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। अब बेटा क्योंकि ये सेम लाइन में है तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है, देखो आप खुद सोच के देखो कि आप अगर किसी चीज को धक्का दे रहे हो, ठीक है, एक बॉक्स को आप धक्का दे रहे हो, है ना, अब एक बॉक्स आगे पड़ा है, आप धक्का दे रहे हो एक डायरेक्शन में, ठीक है, आपकी भी पीछे कोई मदद दे रहा है उसको धक्का देने में, है ना, तो बेटा बॉक्स जो है वो जल्दी मूव हो जाएगा क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है या एक ही लाइन में लग रहा है। तो बेटा वैसे ही क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है तो फोर्स हाईएस्ट होता है इस टाइम पे, इसीलिए आपकी जो स्प्रिंग टाइड्स होती है वो कैसी होती है, हाई टाइड्स होती है, लंबी टाइड्स होती है। क्यों, फोर्स ज्यादा लगता है, क्यों, सेम पाथ में होने की वजह से, ये बात याद रहेगी। तो इसीलिए टाइड्स जो है वो कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। क्यों होती है हाईएस्ट, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या है, सेम लाइन, और सेम लाइन यानी कि ज्यादा फोर्स, सेम लाइन होगा तो फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो कैसी टाइड होगी, हाई टाइड होगी। इसको इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, है ना। अब बात कर लेते हैं नीप टाइड की। अब बेटा नीप टाइड में क्या होगा, अब मून तो ऐसे मूव कर रहा है ना चारों तरफ, तो इधर आया है फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो बेटा जब ऊपर और नीचे है मून, यानी कि जब मून की पोजीशन कहाँ है, ऊपर और नीचे है, यहां पर इधर है मून और इधर है मून, ठीक है, यानी कि जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में नहीं है, मून जो है वो परपेंडिकुलर है कहीं ना कहीं, तो बेटा फोर्स जो है वो कैसा लगेगा, लग नहीं पाएगा। एक लाइन में है तो तेज फोर्स लगता है, इस टाइम पे फोर्स जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गई, लाइन या पाथ अलग अलग हो गया। तो बेटा नीप टाइड क्या है, द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, the ocean water gets drawn in opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth resulting in low tides। इस टाइम पे बेटा आपको टाइड्स कैसी देखने को मिलेगी, लो टाइड देखने को मिलेगी। क्यों लो टाइड देखने को मिलेगी बेटा, क्योंकि जो पुल लग रहा है सन का और मून का वो कैसा लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में लग रहा है। तो बेटा इस टाइम पे आपको जो टाइड देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, लो टाइड देखने को मिलेगी। तो बेटा आप क्या कह सकते हो, नीप टाइड में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो फोर्स रिलेटिवली कम है, तो कैसी टाइड देखने को मिलेगी, लो टाइड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों इस तरीके से अगर आप पिक्चर के साथ याद रखोगे तो बेटा याद रहेगा। अब बेटा थर्ड टाइप का मूवमेंट है वो कौन सा है, ओशियन करंट। अगर आप फोटो में बहुत गौर से देखोगे तो आपको कुछ मूव करता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये समुद्र है। समुद्र के नीचे यानी हमारे ओशन के नीचे बेटा ऐसी करंट्स चलती रहती है। करंट यानी वो झटके वाली करंट नहीं, पर जैसे करंट मूव होता है तो हमको दिखता नहीं है ना आंखों से, पर करंट तो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है हमारे पास। वैसे ही बेटा ओशन के नीचे भी पानी बहुत धीरे धीरे मूव करता रहता है, हमें फील नहीं होता, हमें दिखता नहीं, पर वो मूव करता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट बोलते हैं। तो ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो करती रह रही है।
किस पे? ओशियन सरफेस पे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में। अब बेटा ओशियन करंट जो है या तो गर्म होगी या ठंडी होगी, इसके पीछे क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन है, देखो अगर वो इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में से मेरा मतलब है अगर वो उस जगह पे है जहां पे सन की हीट ज्यादा पड़ रही है तो वो वार्म होंगी क्योंकि पानी गर्म होगा। और बेटा अगर वो ऊपर पोलार रीजन में ठंडे इलाकों में है तो वो कैसी टाइड होगी? कोल्ड होगी। कोल्ड टाइड क्या, ओशन करंट कैसे होंगे? कोल्ड होंगे। तो बेटा इसीलिए दो तरीके के कैसे देखने को मिलते हैं, एक तो वार्म और एक कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। एक एक एग्जांपल है जो आपकी किताब में गिवन है, लैब्राडोर ओशन करंट जो है बेटा वो क्या है? कोल्ड ओशन करंट है। और वही आपका गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है? वार्म ओशन करंट है। कोल्ड करंट मिलते हैं तब जब बेटा ये जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। क्यों? क्योंकि मछलियों को ना ज्यादा गर्म पानी चाहिए ना ठंडा पानी चाहिए, दोनों मिक्स होके एक बहुत अच्छा टेम्परेचर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड मिलते हैं। तो बेटा ये आपको जापान में देखने को मिलेंगे जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रहा है, ठीक है। क्यूरोशियो और ओयाशियो करंट है, आप अभी नहीं पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वो एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाता है। फिर बेटा आपके ब्राजील के पास में भी हॉट और कोल्ड करंट जब मिलती है तो वहां पे फिर क्या बनने को मिलती है? आपको बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड मिलता है। तो फिशेस कहाँ पे होगी? जहां पे दोनों करंट मिक्स होगी। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप दो क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द मूवमेंट ऑफ वाटर caused by high moving, हाई नहीं फास्ट मूविंग लिख देते, caused by फास्ट मूविंग विंड्स। कौन सा मूवमेंट देखने को मिलेगा फास्ट मूविंग विंड्स की वजह से? क्या वो करंट्स है? क्या वो वेव्स है? क्या वो टाइड्स है? या फिर नन? पॉज करो और बेटा बताओ, पॉज करो और आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? वेव्स है। विंड की मूवमेंट की वजह से जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? हमें वेव्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेटा आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सब लोगों ने सारी चीज़ें क्लियरली समझ ली है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है आप पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं एक्टिवली आंसर दूंगी। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।